राष्ट्रपति भवन में आज नेपाल समेत 7 देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे। मौका था सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह का। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का कार्यकाल कल 23 नवंबर को खत्म हुआ और जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत का यह कार्यकाल 14 महीने का रहेगा। 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद 9 फरवरी 2027 को वो रिटायर हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, केन्या, ब्राजील, मॉरिशस और नेपाल के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वर्तमान आंकड़ों को देख लें तो सुप्रीम कोर्ट में 90,000 मामले लंबित हैं। ये कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर ना जाते हुए मैं एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहता हूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कितनी फोर्स है। हमारे पास फिलहाल 33 लोग हैं और मेरा पहला एजेंडा है इस फोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करना। तो आज हम बात करेंगे जस्टिस सूर्यकांत के करियर के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और उन केसेस के बारे में जो उनके बेंच में लंबित हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हिसार में हुआ था। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। अकादमिक से उनकी मोहब्बत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बनने के 7 साल बाद 2011 में उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया और पहले स्थान पर रहे। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। हालांकि कुछ महीने उन्होंने हिसार के जिला न्यायालय में भी प्रैक्टिस किया। लंबे समय तक वकालत करने के बाद 7 जुलाई सन 2000 में उन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया गया। इसके बाद 2004 में उनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर हुई। इस प्रभार के बाद वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के भी जज बने। इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नामित किया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति के बाद 24 मई 2019 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर हुई। अब बात करते हैं उन लैंडमार्क जजमेंट की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर रहते हुए दिया था या वो जजमेंट्स जिसके बेंच से वो जुड़े रहे। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो आता है वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर में विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था, जिसके तहत उसे अपना अलग संविधान, अपना झंडा और आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त था, रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया था। सदन से पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 23 पिटीशंस फाइल किए गए थे। इस मामले में 5 जजों की एक बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। 5 जजों के बेंच ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 को हमेशा एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था। ये मूल रूप से 1947 में जम्मू और कश्मीर के विलय के दौरान इसके एकीकरण की सुविधा के लिए लाया गया था, लेकिन इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। सर्वोच्च अदालत ने माना कि सदन के पास इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से और अनुच्छेद 367 के तहत संविधान में संशोधन करके इसे निरस्त करने की शक्ति थी। 5 अगस्त 2019 को सदन से पारित होकर 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को बेंच ने प्रक्रियात्मक रूप से सही और सब्सटेंशियली वैलिड पाया। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने ओपिनियन में कहा था कि अक्टूबर 1947 में भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी का हर अंश खुद ही त्याग दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 70 साल बीत जाने के बाद भी अगर अलग झंडा, अलग संविधान और अलग नियम रहे तो क्या यह राष्ट्र की एकता के हित में है। अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी बाकी भारत के हर नागरिक की तरह
पूरी तरीके से एक हो जाएं। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच के भी सदस्य रहे थे जिसने सेडिशन की संवैधानिक वैधता को सस्पेंड कर दिया था। 11 मई 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच ने 124A राजद्रोह कानून यानी कि सेडिशन की संवैधानिकता पर अप्रत्याशित रूप से ऐतिहासिक आदेश जारी किया था। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी कि सेडिशन को असहमति जताने वालों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक चर्चाओं का माहौल बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया था कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र के प्रति नफरत कैसे माना जा सकता है। बेंच ने यह कहते हुए इस कानून को सस्पेंड कर दिया था कि यह कानून जो हमें अंग्रेजों की गुलामी से विरासत में मिला है, उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए ताकि यह वैध अभिव्यक्ति को दबाने का हथियार न बने। राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर बार बार नागरिकों के अधिकारों को कुचलना ठीक नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत पेगासस स्पाईवेयर मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। पेगासस इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा बनाया एक स्पाईवेयर है जो कई देशों की सरकार ने वहां के पत्रकारों, एक्टिविस्ट, विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया है। यही आरोप भारत सरकार पर भी लगे हैं, मगर सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जांच कमेटी गठित की और कहा, स्टेट कैन नॉट गेट फ्री पास बाय रेजिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार खुली छूट नहीं पा सकती। मगर 28 अप्रैल 2025 की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेगासस पर एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि देश स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। स्पाईवेयर रखना अपने आप में गलत नहीं है, सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत SIR पर हो रही सुनवाई वाले बेंच को भी हेड कर रहे हैं। इसके साथ इस बेंच में जस्टिस जयमाला बागची भी है। बिहार में SIR पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था कि वो वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख नामों की सूची जारी करें और उनका कारण भी बताएं। सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में इस प्रोसेस की खामियां सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बहुत सारे लोग इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वा पाए। जस्टिस सूर्यकांत के सामने उनके कार्यकाल में यह सबसे अहम मामला हो सकता है, क्योंकि बिहार में विपक्ष के विरोध के बाद अब पश्चिम बंगाल और केरल सरकार इस प्रक्रिया के विरोध में है। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा है कि वो चुनाव आयोग को SIR की प्रक्रिया पूरी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि गलत अफवाह न फैले। 15 सितंबर 2025 को SIR पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। मतलब वो किसी भी तरह SIR की प्रक्रिया को रोकने या स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। बताओ CJI, जस्टिस सूर्यकांत सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलेशन पर भी सुनवाई कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच उस मामले की भी सुनवाई कर रही है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने दिव्यांगों पर असंवेदनशील मजाक किए थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस NK सिंह जे की बेंच रोहिंग्या मुसलमानों पर भी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या केंद्र सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों, जो कि म्यांमार की मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी है और जिन्हें अपने ही देश में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उन्हें वापस म्यांमार निर्वासित कर सकती है या नहीं। 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि क्या रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित किए जाने का हक है। यदि हां, तो उन्हें कौन से सुरक्षा या अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यदि वो शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध प्रवेश करता है तो क्या केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निर्वासित करने की कार्रवाई न्यायोचित होगी या नहीं। तो ये कुछ लंबित मामले हैं जिसको लेकर नए मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर सबकी नजर जरूर रहेगी।
और उनके उस एजेंडे पर भी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों को निपटाने पर अपना फोकस रखेंगे। अब वो कैसे इसे करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा था हमारे साथी ऋषिकेश ने। धन्यवाद।